आपका अब तक का सबसे अच्छा साल। माइकल हयात की अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पाने की 5 चरणीय योजना एक ऐसी किताब है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा करती है। हयात ने एक प्रक्रिया विकसित की है जो उच्च प्राप्तकर्ताओं को अधिक उत्पादक बनने, काम जीवन संतुलन पाने, रिश्ते गहरे करने और खुशी व स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद करती है। लक्ष्य निर्धारण सिर्फ पेशेवर आकांक्षाओं तक सीमित नहीं है। किसी का जीवन 10 अलग अलग लेकिन अक्सर जुड़े हुए क्षेत्रों से बना होता है। आध्यात्मिकता, बौद्धिक जीवन, भावनात्मक जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, विवाह, माता पिता बनना, सामाजिक संबंध, काम, शौक और वित्त। लक्ष्यों को इन विभिन्न क्षेत्रों में फैलाना चाहिए ताकि कोई भी क्षेत्र न तो अति महत्वपूर्ण हो और न ही उपेक्षित। हयात की 5 चरणीय योजना का पहला कदम है सोच की पुरानी आदतों की जांच करना और जरूरत पड़े तो उन्हें बदलना। अक्सर हमारी दुनिया के बारे में सोच ही हमारे व्यवहार और धारणाओं को आकार देती है। आत्मसंदेह अक्सर स्वयं को पूरा करने वाली भविष्यवाणियां होती हैं, इसलिए हर दिन आशावाद और उदारता से शुरू करना बेहतर है। दुनिया, समाज और खुद के बारे में धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए क्योंकि वे सच्चाई को बिगाड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग मानते हैं कि संसाधनों की कमी एक अपार चुनौती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा कदम है विफलता या निराशा की भावनाओं को दूर करना जो वर्तमान को प्रभावित कर रही हों। पिछले साल की असफलताओं का गहन विश्लेषण करें, जहां उम्मीदों और परिणामों के बीच के अंतर को देखा जाए। गलतियों के पीछे क्या कारण थे? हर समस्या को कैसे सुधारा जा सकता था? इस मूल्यांकन के दौरान जो कुछ भी अच्छा हुआ, उसके लिए खुद की सराहना करना भी मददगार होता है। तीसरा कदम है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्यों को सावधानी से बनाना चाहिए और अंत में लिख कर रखना चाहिए। अक्सर लोग अस्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं। स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आहार और व्यायाम जैसे नियमित व्यवहारों और कार खरीदने जैसे एकबारगी लक्ष्यों के बीच अच्छा संतुलन बनाना जरूरी है। चौथे चरण में लोगों को उन प्रेरणाओं को पहचानना और उन पर विचार करना होता है जो उन्हें प्रेरित करती हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रेरक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक आदमी शादी से पहले वजन कम करना चाहता है, जबकि दूसरा सिर्फ स्वास्थ्य के लिए डाइट करता है। व्यक्तिगत मूल्यों और रुचियों से प्रेरित कारक दूसरों की स्वीकृति जैसे बाहरी इनामों से ज्यादा प्रभावी होते हैं, लेकिन बाहरी प्रेरक भी काफी शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, रोज जिम जाने या बिस्तर बनाने का लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति कैलेंडर से अपनी प्रगति ट्रैक कर सकता है। किसी का सामाजिक नेटवर्क भी एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। जब लक्ष्य तय हो जाएं और उनके पीछे की प्रेरणाओं का विश्लेषण हो जाए, तो 5वें और अंतिम चरण का समय आता है। लक्ष्य को क्रियान्वित करें। बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे कदम जरूरी हैं और रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाना भी महत्वपूर्ण है। नए लक्ष्य पर काम शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रगति के साथ गति बढ़ेगी। दैनिक कार्य सूची छोटी गतिविधियों को बड़े लक्ष्यों से जोड़ने में मदद करती है। रोजाना, साप्ताहिक और त्रैमासिक समीक्षाएं लक्ष्य को सही राह पर रखने में मदद करती हैं। अगर एक रणनीति काम नहीं कर रही, तो दूसरी आजमाना बिल्कुल ठीक है। एक ही लक्ष्य वाले दो लोग अलग अलग तरीकों से उसे हासिल करेंगे। लक्ष्य निश्चित होते हैं, लेकिन रणनीतियां लचीली होती हैं। लक्ष्य बनाते समय जितना हो सके विस्तृत होना महत्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से बताए गए लक्ष्य अस्पष्ट इच्छाओं से ज्यादा पूरे होते हैं। स्मार्ट आर्ट सिस्टम से लक्ष्य विशिष्ट, मापनीय, कार्यान्वित, जोखिम भरा, समयबद्ध, रोमांचक और प्रासंगिक बनता है। स्मार्ट आर प्रसिद्ध स्मार्ट संक्षेपाक्षर का एक संशोधित रूप है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। मूल संक्षेपाक्षर का मतलब है विशिष्ट, मापनीय, कार्यान्वयन योग्य, उचित और समयबद्ध। एक उदाहरण के रूप में एक महिला की कल्पना करें जिसने नए साल पर ज्यादा फिल्में देखने का संकल्प लिया। उसका पहला काम होगा अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट बनाना। वह किस तरह की फिल्में देखना चाहती है? क्या उसे सिनेमाघर जाना है या घर पर फिल्म देखना भी चलेगा? क्या फिल्में किसी खास शैली की होनी चाहिए, जैसे इंडी ड्रामा, या बड़े बजट की एक्शन फिल्में भी ठीक हैं? उसका अगला काम है लक्ष्य को मापने योग्य बनाना। ज्यादा फिल्में कोई मापने योग्य संख्या नहीं है। एक निश्चित संख्या, चाहे जो भी हो, कहीं बेहतर होगी। शायद वह 5 फिल्में देखना चाहती है या फिर 50। तीसरा कदम है लक्ष्य को कार्यान्वयन योग्य बनाना। लक्ष्य पहले से ही कार्यान्वयन योग्य है क्योंकि वह ज्यादा फिल्में देखने की योजना बना रही है, पर वह कुछ कदम तय करके अपनी योजना को और ठोस बना सकती है, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना या देखने वाली फिल्मों की लिस्ट बनाना। अगला, लक्ष्य जोखिम भरा होना चाहिए, यानी उसके आराम क्षेत्र से थोड़ा बाहर हो। शायद वो हमेशा रोमांटिक कॉमेडी देखती है और अब वृत्तचित्र देखने की चुनौती लेना चाहती है, या शायद वो दोस्त के बजाय अकेले सिनेमा जाना चाहती है, या फिर वो भाषा सुधारने के लिए सिर्फ विदेशी फिल्में देखना चाहती है। लक्ष्य की चुनौती उसके व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करेगी। लक्ष्य की एक और विशेषता है कि यह समयबद्ध होना चाहिए। उसका लक्ष्य एक समय सीमा से जुड़ा हो,
जैसे 1 जुलाई तक आधी फिल्में देखना, या फिर छुट्टी या फिल्म फेस्टिवल के दौरान ज्यादातर फिल्में देखना, या फिर एक निश्चित अवधि या आवृत्ति जैसे हर हफ्ते एक फिल्म देखना। लक्ष्य रोमांचक भी होना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा फिल्में देखना उसे उत्साहित करता है। शायद होशियार प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे लगता है कि फिल्में देखना उसका पसंदीदा समय बिताने का तरीका नहीं है। शायद वह अपने खाली समय का अधिकांश हिस्सा पियानो बजाना सीखने जैसे किसी अलग लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहेगी। क्योंकि हम अक्सर बिना पूरी तरह से सोचे समझे लक्ष्य तय करते हैं, इसलिए कुछ संशोधन या त्याग भी हो सकता है। अंत में उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि लक्ष्य उसके जीवन के लिए प्रासंगिक लगे। शायद अधिक फिल्में देखने से वह व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट महसूस करेगी, या किसी तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाएगी, या शायद वह अपने पति के साथ फिल्में देखकर अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती है। स्मार्टर प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसका लक्ष्य अच्छी तरह परिभाषित होगा, जिससे उसके पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। लोगों को प्रेरित करने वाले 2 तरह के पुरस्कार होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी पुरस्कारों में पैसे जैसी भौतिक चीजें और दूसरों का सम्मान जैसे अमूर्त लाभ शामिल हैं। आंतरिक पुरस्कार व्यक्तिगत मूल्यों से उपजे प्रेरक हैं। लक्ष्य की खोज में लोग बाहरी और आंतरिक पुरस्कार पा सकते हैं। हालांकि दोनों प्रभावी हैं, आंतरिक पुरस्कार अधिक शक्तिशाली प्रेरक हैं। आंतरिक पुरस्कारों को डैनियल पिंक और बैरी श्वार्ट्ज जैसे विशेषज्ञों ने मान्यता दी है। कई कंपनियां मानती हैं कि बाहरी पुरस्कार कर्मचारियों को सबसे अधिक प्रेरित करते हैं। टेलीमार्केटिंग फर्म अक्सर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बोनस देती है, लेकिन आंतरिक पुरस्कार और भी प्रभावी हो सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि छात्रवृत्ति पाने वाले का भाषण सुनकर फंडरेजर्स का प्रदर्शन बेहतर हुआ। इन कर्मचारियों को प्रेरित करने वाला इनाम पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की खुशी थी। आंतरिक प्रेरणा के महत्व के बावजूद नियोक्ता अभी भी पैसे पर ध्यान देते हैं, जबकि उन्हें कर्मचारियों को स्वतंत्रता और संतुष्टि देने पर ध्यान देना चाहिए। लंबी अवधि के लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना चाहिए। बड़े लक्ष्यों के लिए समय के साथ धीरे धीरे काम करना पड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो साल के अंत तक एक नए देश की यात्रा करने का लक्ष्य रखता है। उसने स्मार्टर तकनीक से अपना लक्ष्य तय किया और अक्टूबर में 2 हफ्ते फ्रांस जाने का फैसला किया। हालांकि यात्रा उसका अंतिम लक्ष्य है, वह 1 अक्टूबर को उठकर तुरंत टिकट खरीदकर नहीं निकल पड़ेगा, बल्कि उसे जाने से पहले के हफ्तों और महीनों में यात्रा की योजना बनानी होगी। इसके अलावा, चूंकि ज्यादातर यात्री एक बार में लंबी यात्रा की योजना नहीं बनाते, वे अपनी योजना को कई महीनों में फैलाना चाहेंगे। एक अच्छा पहला कदम है बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कामों में बांटना। यात्री की सूची में लंबी अवधि के काम हो सकते हैं, जैसे यात्रा के लिए पैसे बचाना, बजट बनाना और काम से छुट्टी लेना। साथ ही तुरंत के काम जैसे हवाई टिकट खरीदना और होटल बुक करना। कुछ काम जैसे पैसे बचाना समय सीमा से जुड़े हो सकते हैं। शायद वो हर महीने एक निश्चित राशि अलग रखने का फैसला करे। जटिल कामों के लिए, जैसे पर्यटन स्थलों की जानकारी, वो 3 हफ्तों तक रोज 20 मिनट इंटरनेट पर खोज कर सकता है। हवाई टिकट खरीदने के लिए वो शायद कम से कम 5 अलग एयरलाइनों के दाम तुलना करना चाहेगा। काम करते करते अन्य काम जैसे रेस्तरां बुक करना या कॉन्सर्ट टिकट खरीदना भी सामने आ सकते हैं। सही रास्ते पर रहने के लिए उसे रोज या हफ्ते में अपनी प्रगति की जांच करनी चाहिए। जैसे जैसे वो काम पूरे करेगा, उसे संतोष की बढ़ती भावना महसूस होगी। यात्रा को लेकर उसका उत्साह बढ़ेगा, जो बाकी काम पूरे करने में मदद करेगा। अपेक्षाएं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लोगों की दुनिया समझने की सोच को आकार दें। व्यक्ति की निजी उम्मीदें उसकी बाहरी वास्तविकता बनाती हैं। उदाहरण के लिए, शोध बताता है कि चिंतित खिलाड़ियों को यह कहने पर कि घबराहट उन्हें बेहतर प्रतियोगी बनाएगी, वे उन साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें बताया जाता है कि घबराहट उनका प्रदर्शन खराब करेगी। इसी तरह मस्तिष्क स्कैन से पता चला है कि जिन शराब पीने वालों को बताया जाता है कि शराब प्रशंसित है, वे उन लोगों की तुलना में इसका अधिक आनंद लेते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती। चिकित्सा में प्लेसीबो प्रभाव एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे उम्मीदें वास्तविकता की धारणा को प्रभावित करती हैं। प्लेसबो गोलियां, जो दवाओं जैसी दिखती हैं पर निष्क्रिय होती हैं, सिर्फ सुझाव की शक्ति से लोगों को बेहतर महसूस करा सकती है। प्लेसीबो प्रभाव न सिर्फ दवा देने में,
बल्कि प्लेसबो सर्जरी में भी देखा जा सकता है। चिकित्सा परीक्षणों में प्लेसबो सर्जरी वाले मरीज सामान्य सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरे, जिसमें संजाहरण, चीरे और टांके शामिल थे, लेकिन कोई वास्तविक चिकित्सा हस्तक्षेप नहीं किया गया। एक उदाहरण में घुटने की सर्जरी की जरूरत वाले मरीजों को दो समूहों में बांटा गया। एक समूह सामान्य प्रक्रिया से गुजरा और दूसरे को प्लेसबो सर्जरी दी गई। दोनों समूहों के मरीजों में समान सुधार देखा गया, जो सुझाता है कि कुछ सर्जरी चिकित्सा प्रक्रिया से ज्यादा विश्वास आधारित अनुष्ठान जैसी हो सकती है। सर्जरी के बजाय मरीज का बेहतर महसूस करने की उम्मीद ही उनके अनुभव को आकार देती है। आत्मसंदेह अक्सर विफलता की ओर ले जाता है। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, वे आत्मविश्वासी लोगों की तुलना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कम सफल होते हैं। आत्मपराजय धारणाएं या सीमित विश्वास लोगों को लक्ष्य की गंभीर कोशिश करने से पहले ही उसे छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सपने की नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता क्योंकि वह अयोग्य महसूस करती है, जबकि दूसरा दौड़ना शुरू नहीं करता क्योंकि वह मोटा है और अक्षम महसूस करता है। मनोविज्ञान में सीखी हुई असहायता नामक एक घटना लोगों को चुनौती के सामने शक्तिहीन और हारा हुआ महसूस कराती है। सीखी हुई असहायता में अतीत के बुरे अनुभवों को बहुत ज्यादा सामान्यकृत करने की प्रवृत्ति शामिल है। इन अनुभवों ने व्यक्ति को यह मानने की ओर प्रेरित किया है कि एक बुरी स्थिति हमेशा रहेगी। सीखी हुई असहायता को दूर करने के लिए नकारात्मक विचारों को नए सिरे से देखना होगा। बुरे अनुभवों को सार्वभौमिक के बजाय विशिष्ट और स्थायी के बजाय अस्थायी के रूप में देखना चाहिए। नियंत्रण का केंद्र एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो बताता है कि लोग अपने आसपास की घटनाओं पर कितना व्यक्तिगत नियंत्रण महसूस करते हैं। आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले लोग अपने कार्यों और अपने आसपास की दुनिया के बीच एक मजबूत संबंध महसूस करते हैं। वे ज्यादा खुश, कम तनावग्रस्त और अधिक लचीले होते हैं उन लोगों की तुलना में जो मानते हैं कि उनके व्यवहार का दुनिया पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बहुतायत सोच, जिसमें उदारता और आशावाद छाया रहता है, व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा देती है। जैसे सीमित विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, वैसे ही बहुतायत सोच सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुतायत मानसिकता, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, स्वयं सहायता साहित्य में एक लोकप्रिय विषय है। यह शब्द 1929 में स्टीफन कोवे ने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में गढ़ा था। यह मानसिकता जन्मजात नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव है। दूसरे शब्दों में, बहुतायत सोच को विकसित किया जा सकता है। बहुतायत सोच दूसरों की मदद करती है और साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य पूरे करने में भी सहायक होती है। नोट्रे डेम विश्वविद्यालय में साइंस ऑफ जेनरोसिटी नामक एक पहल ने 5 साल तक 2000 लोगों का अध्ययन किया ताकि यह समझा जा सके कि उदारता लोगों की भलाई को कैसे प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सबसे उदार प्रतिभागी अपने कम उदार साथियों की तुलना में ज्यादा खुश और स्वस्थ थे। यह निष्कर्ष उदारता के विभिन्न रूपों में सच था, चाहे वो आर्थिक दान करने वाले हों या भावनात्मक समर्थन देने वाले। शोधकर्ताओं का मानना था कि उदारता के कार्य मस्तिष्क में फायदेमंद रासायनिक बदलाव भी ला सकते हैं। उनके निष्कर्ष में सिर्फ एक शर्त थी, एक बार का दान या स्वयं सेवा सत्र कोई बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए काफी नहीं था। बहुतायत मानसिकता के विपरीत कमी की मानसिकता है, जो मानती है कि किसी संसाधन या सामान्यतः संसाधनों की हमेशा कमी रहती है। शोधकर्ताओं ने कम उदार प्रतिभागियों में इस मानसिकता की पहचान की। आंकड़ों से पता चला कि प्रतिभागियों की धारणाएं उनके वास्तविक संसाधनों से नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचने के तरीके से जुड़ी थीं। लक्ष्यों के 2 मुख्य प्रकार हैं, आदत लक्ष्य और उपलब्धि लक्ष्य। आदत लक्ष्य नई दिनचर्याएं हैं जो समय के साथ स्वाभाविक हो जाती हैं। आदत लक्ष्यों के उदाहरण हैं काम के दौरान हर घंटे खड़े होकर स्ट्रेच करना, हर रविवार पूरे हफ्ते की खाने की योजना बनाना या रोज दोपहर को टहलना। दूसरे प्रकार का लक्ष्य, उपलब्धि लक्ष्य, एक अंतिम उपलब्धि या घटना से जुड़ा होता है। उपलब्धि लक्ष्यों के उदाहरण हैं कोठरी की सफाई या कॉलेज से स्नातक होना। हर साल लोगों को आदत और उपलब्धि लक्ष्यों का संतुलित मिश्रण बनाना चाहिए। दोनों प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आदतें और उपलब्धियां मस्तिष्क के अलग हिस्सों में प्रोसेस होती हैं। उपलब्धि संबंधी काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया में होता है, जबकि आदतें डोर्सोलैटरल स्ट्रेटम में। आदतों और उपलब्धियों के लिए अलग अलग मानसिक प्रयास चाहिए। उपलब्धियां अधिक थकाऊ होती हैं। आदतों या उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान देने से असंतुलन या मनोविकार हो सकता है। कोई व्यक्ति जो उपलब्धि लक्ष्यों पर अधिक जोर देता है, वो तनाव या चिंता महसूस कर सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जो लोग आदतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वे ओसीडी या नशे के शिकार हो सकते हैं। बहुत ऊंचे लक्ष्य लोगों को ज्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्य थोड़े चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, जो लोगों को उनके आराम क्षेत्र से बाहर निकालकर नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जिन्हें स्ट्रेच गोल्स भी कहते हैं, एक प्रभावी प्रेरणा रणनीति हो सकते हैं।
हालांकि यह अजीब लगे, पर शोधों से पता चला है कि कर्मचारी उन बॉस को पसंद करते हैं जो उन्हें चुनौती देते और उनकी सोची हुई क्षमता से आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। कई मनोवैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि स्ट्रेच गोल्स से नवाचार, व्यवस्थागत बदलाव और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। उदाहरण के लिए 3M कंपनी में स्ट्रेच गोल्स का इस्तेमाल कर्मचारियों को थिनसुलेट जैसे नए प्रोडक्ट्स बनाने और वॉशिंगटन डी.एसी के पब्लिक स्कूलों में सुधार के लिए किया गया। लॉस एंजल्स को पाठ्यक्रम बदलने और लोगों को वजन घटाने के लिए प्रेरित किया। एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य कठिन हो, पर यथार्थ की सीमा में होना चाहिए, वरना यह प्रेरित करने के बजाय हतोत्साहित करेगा। ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि कठिन पर संभव चुनौतियां बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं। एक ट्रैक पर उन्होंने धावकों को 10 सेकंड में 200 मीटर दौड़ने की असंभव चुनौती दी। धावक औसतन 29.6 मीटर तक ही पहुंच पाए। दूसरे दिन उन्हीं धावकों को 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने को कहा गया। यह भी चुनौतीपूर्ण था, पर मानवीय क्षमता के भीतर था। उनका प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ, औसतन 63.1 मीटर तक पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।